ईवीएम को छोड़िए, असली खेल तो वीवीपैट से हो रहा है। जी हां, एक व्यक्ति बाकायदा लाइव डेमो दिखाते हुए इस बात को सिद्ध करने का दावा कर रहे हैं कि किस तरह से वीवीपैट में भयंकर तरीके से वोटों की लूट हो सकती है और कोई माई का लाल उसे पकड़ भी नहीं सकता। इसके साथ ही 2017 से चुनाव आयोग ने वीवीपैट में कुछ ऐसा बदलाव किया जिसने भारत के करोड़ों वोटर्स के आंखों के सामने काला पर्दा डाल दिया और अब यह दावा किया जा रहा है कि उस काले पर्दे के पीछे ही सारा खेल है। लाइव डेमो दिखाते हुए इन लोगों ने बताया है कि कैसे एक ही परिवार के कई सदस्य यदि एक पार्टी को वोट देते हैं तो एक वोट सही जगह जाता है और बाकी का वहां जाता है जहां मशीन भेजना चाहती है। ईवीएम और वीवीपैट इन दोनों को मिलाकर किस तरीके से भयंकर वाला फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, इस वीडियो के तर्ज पर हम बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे। इसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शेयर किया है। इसके साथ ही भारत में संचार क्रांति के हीरो कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने ईवीएम को लेकर कुछ और बड़े सवाल उठाए हैं। यहां तक कि 2019 में राहुल गांधी की अमेठी से जो हार हुई थी वहां पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और अब चर्चा अगले चुनाव में ईवीएम पर बैन की शुरू हो गई है। पत्रकार दयाशंकर मिश्र, जिन्होंने हाल ही में राहुल गांधी पर एक पुस्तक लिखी थी, हालांकि ये पुस्तक राहुल गांधी से ज्यादा भारत देश की परिस्थितियों पर है, लेकिन उस पुस्तक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल दयाशंकर मिश्र ने भी ईवीएम और ओपिनियन पोल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आज का ये वीडियो एक नागरिक के रूप में आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के जो चुनाव हुए हैं, इन सब को मिलाते हुए ईवीएम पर जबरदस्त वाली चर्चा करेंगे और बात होगी कि कैसे लाइव डेमो दिखाकर ईवीएम वोट घोटाला का दावा इन लोगों ने किया है। इसके अलावा इन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती तक दे डाली है। सारे मसले पर बेहद आसान भाषा में बात करेंगे, मगर आपसे अनुरोध बस इतना है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और खुद को समझने के बाद, खुद को समझाने के बाद अन्य लोगों को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि अब यह चर्चा हर तरफ होने लगी है कि यदि अगले चुनाव में सावधानी नहीं बरती गई तो शायद भारत के इतिहास में, भारत के भविष्य में इसके बाद कोई चुनाव ही न हो पाए। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल से चंदा नहीं लेते। स्वतंत्र पत्रकारिता को आप नागरिकों की जरूरत है। आइए सबसे पहले उस वीडियो की बात कर लेते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शेयर किया है। अब एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए कि किस प्रकार ईवीएम मशीन और वीवीपैट मिलकर वोटों का घोटाला करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यहां जो भी बात कहने जा रहा हूं वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से है। इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है उसी को आसान करने की कोशिश मैं कर रहा हूं, मेरी अपनी कोई रिसर्च नहीं है। मेरा जो मत है ईवीएम को लेकर, वीडियो के अंत में उसे भी बता दूंगा। आप पिछले कई सालों से ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल सुनते आ रहे हैं। अनेक राजनीतिक दलों समेत बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की कि वीवीपैट में जितनी पर्चियां हैं, कभी उसकी 25% गिन लो, कभी आधी गिन लो, कुछ लोग पूरी गिनने की भी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे समय की बर्बादी भी कर दिया, लेकिन अभी इस वीडियो में इन लोगों ने जो खुलासा किया है उससे ऐसा लगता है कि यदि आप पूरे देश की सारी वीवीपैट पर्चियों की गिनती भी कर लें तो भी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, चोरी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि चोरी करने का तरीका ही ऐसा बनाया गया है, इतना सोच समझकर बनाया गया है कि वो पकड़ी ना जा सके। ये वीडियो शेयर करते हुए प्रशांत भूषण ने लिखा है कि खुद देख लीजिए किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जा सकता है। इसीलिए ज्यादा देश और बांग्लादेश भी वापस बैलेट पेपर की तरफ चले गए। पहले भाजपा के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद बदल क्यों गए? वीवीपैट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया गया? जी हां, और इस काले कांच के पीछे ही सारा खेल हो रहा है, ऐसा इस वीडियो में दावा किया गया है। क्या है काले कांच की पूरी कहानी? एक एक शब्द को जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। इस वीडियो में इन्होंने ईवीएम मशीन और वीवीपैट की तरह खुद से कुछ मशीनें बनाई हैं और इसमें 3 कैंडिडेट को वोट डालने का ऑप्शन दिया है। यह सब कुछ एक उदाहरण के रूप में समझते जाइए। पहला कैंडिडेट है केला, दूसरा है सेब और तीसरा है खरबूज। इन्होंने इस वीडियो में वोट डालकर दिखाया है कि किस तरीके से एक ही कैंडिडेट को यदि एक से अधिक बार वोट दिया जाता है तो पहला वोट सही कैंडिडेट को जाता है, जबकि उसके बाद के जो भी कंटिन्यूअस वोट हैं वो मशीन अपने हिसाब से जिसे देना चाहेगी उसे दे देगी, यानी जिसे देने के लिए सेट किया गया होगा उसे दे देगी। जैसे मान लीजिए एक ही परिवार के 5 सदस्य एक साथ लाइन में खड़े हैं, वोट देने की बारी आई तो सबने लगातार एक ही पार्टी को वोट दिया, यानी 5 वोटर्स ने लगातार केले को वोट दे दी। हर बार ईवीएम की बटन दबाने के बाद वीवीपैट में लाइट जलती है और पर्ची पर छपा हुआ केला दिखता है। जब पहला वोट डाला जाता है तो केले की पर्ची दिखती है और वोट डालने वाला संतुष्ट हो जाता है कि मेरा वोट सही गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि केले की पर्ची दिखती जरूर है लेकिन बक्से में गिरती नहीं है, वो पर्ची ऊपर ही लटकी रहती है, लेकिन वोटर देख नहीं पाता क्योंकि वीवीपैट का कांच काला कर दिया गया है और भीतर की
लाइट 6 सेकंड बाद बंद हो जाती है। और यह बदलाव साल 2017 में किया गया। यदि एक कांच पहले से ही ट्रांसपेरेंट होता तो दिखता कि पर्ची गिरी नहीं बल्कि ऊपर लटकी पड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्ची को ऊपर लटकाने से फायदा क्या है। मामला यह है कि एक वोट जो पड़ चुका है, अब यदि दूसरा वोटर भी, परिवार के अन्य सदस्य भी या फिर अलग अलग लोग भी केले को ही वोट डालते हैं तो केले की वही पुरानी पर्ची फिर से वोटर को दिखाई जाएगी। वही पुरानी पर्ची वहीं लगी रहेगी, लाइट जलेगी और आपको दिख जाएगी। यानी जो पिछला वोट पड़ा था केले को, उस वक्त की जो पर्ची दिखाई गई थी वो बक्से में गिरी नहीं, दोबारा लाइट जलेगी और वही केले की पर्ची दूसरे वोटरों को भी दिखाई जाएगी। इसी तरह से यदि लगातार कई सारे वोटर केले को ही वोट डालते हैं तो एक ही पर्ची दिखाकर सारे वोटरों को संतुष्ट कर दिया जाएगा और सारे वोटर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जब वीवीपैट की लाइट बंद होगी तब असली खेल सामने आएगा। इस वीडियो में यह दावा किया गया है कि केले को मिला पहला वोट तो केले को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जितने भी लगातार वोट केले को दिए गए, कंटिन्यूअस वोट, वो सब मशीन उसे देगी जिसे देने के लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बाद में यह मशीन जिस पार्टी को वोट देना चाहेगी उसके लिए गिनती के अनुसार पर्चियां छापकर बक्से में भर देगी। यानी ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती और पर्चियों की गिनती एकदम बराबर होगी, कहीं से कोई संदेह नहीं होगा। आप चाहे सारे पर्चियों का मिलान भी कर लेंगे तो भी पता नहीं चल पाएगा कि गड़बड़ी कहां पर हुई। इसके बाद इन्होंने यह भी कहा है कि आखिर क्या वजह थी कि साल 2017 के बाद से निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट के कांच को काला कर दिया। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था? बाद में इनका यह भी कहना है कि अब एक ट्रांसपेरेंट एलईडी भी आ गई है। यदि इस काले कांच की जगह सफेद एलईडी भी लगा दी जाएगी तो भी वो ट्रांसपेरेंट दिखेगी, लेकिन होगी नहीं। कुल मिलाजुलाकर इनका यह दावा है कि किसी भी रूप में ईवीएम और वीवीपैट यदि जारी रहता है तो फिर चुनाव प्रणाली पर भरोसा करना बेवकूफी है। यह मशीन पूरी तरह से चुनावी सिस्टम को खोखला बनाती है, इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं और कुछ सवाल पूछे भी। अब आपने यह भी सुना होगा कि चुनाव से पहले मॉक पोल होता है, यानी मशीनों की टेस्टिंग होती है। अलग अलग पार्टियों के लोगों को बुलाकर दिखाया जाता है कि देखिए मशीन में सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक से काम कर रहा है। तो इस पर इन लोगों का कहना है कि ईवीएम में घड़ी लगी होती है, यानी उसमें पहले से क्लॉक है, घड़ी सेट है और उसको इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि किस तारीख को किस समय से लेकर किस समय के बीच गड़बड़ी करनी है और किस समय पर ईमानदारी से काम करना है। इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि सवाल यह भी है कि इस मशीन को यह कैसे पता चलेगा कि किस कैंडिडेट को जिताना है, किसको ज्यादा वोट देना है, किसका घटाना है, क्योंकि मशीन तो कई साल पहले बनाया गया, जबकि कैंडिडेट चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही निश्चित होता है। तो फिर मशीन को कैसे पता चलेगा कि किसका वोट बढ़ाना है, किसका घटाना है? इस पर इनका कहना है कि एक सवाल ऐसा है जिसे बहुत सारे लोगों ने चुनाव आयोग से पूछा नहीं और चुनाव आयोग ने कभी जवाब भी नहीं दिया। इनका कहना है कि वीवीपैट बना कुछ साल पहले, जबकि चुनाव में कैंडिडेट का निर्धारण 15-20 दिन पहले होता है। तो वीवीपैट को कैसे पता चलता है कि कौन से नंबर पे कौन सा कैंडिडेट है, किस पार्टी का है? तो फिर इस सवाल के जवाब में ये कहते हैं कि वोटिंग से कुछ दिन पहले वीवीपैट में एक फाइल अपलोड की जाती है। उस फाइल का नाम चुनाव आयोग ने कभी बताया नहीं, लेकिन इन्होंने जब अपने सूत्रों से पता लगाया तो उसका नाम बताया गया कैंडिडेट फाइल या फिर कैंडिडेट सिंबल फाइल। चुनाव से 15 दिन पहले ये कैंडिडेट सिंबल फाइल वीवीपैट में अपलोड की जाती है। ये फाइल बनती कहां है, सर्वर में, ये सर्वर कहां है, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कहीं और, ये किसी को पता नहीं है। चुनाव आयोग इसकी जानकारी नहीं देता है। ये कैंडिडेट सिंबल फाइल ही है जो वीवीपैट में ये कमांड डाल देता है कि चुनाव की तारीख फला फला है, उस तारीख को 10 बजे तक ईमानदारी से काम करना है, शुरुआत के इतने वोटों तक ईमानदारी से काम करना है, इसके बाद जब वोट पड़ेंगे तो इस कैंडिडेट को इतने प्रतिशत वोट बढ़ा कर देना है। यानी इनके अनुसार चुनाव के 15 दिन पहले वीवीपैट को यह बता दिया जाता है कि किस तारीख को वोटिंग है, किस कैंडिडेट को कितने प्रतिशत वोट देना है, किसका बढ़ाना है, किसका घटाना है, कब ईमानदारी से काम करना है और कब बेईमानी करनी है। इसके अलावा इन्होंने यह भी बताया है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बूथ है जहां पर कोई भी सेब को वोट देने वाला है ही नहीं, तो फिर वहां पर केले का वोट तरबूज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी किसी भी रूप में जिसे हराना चाहते हैं उसे हराने का प्रोग्राम सेट किया जा सकता है, चाहे उसके लिए जीतने वाले को ट्रांसफर किया जाए वोट या फिर तीसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर करना पड़ जाए। और ये जितनी कहानी इस वीडियो में बताई गई है, यदि आप पिछले कुछ सालों से वोटों का आंकड़ा देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में हाल ही में बीजेपी और सपा तथा बसपा के वोटों के प्रतिशत को देखेंगे, चाहे लोकसभा के चुनाव को बारीकी से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं संदेह गहरा होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा इनके
कुछ और सवाल हैं, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए। इन्होंने सवाल किया है कि चुनाव आयोग हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, तो फिर सफेद कांच हटाकर काला कांच क्यों रखा गया? ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? इसके साथ ही इनका यह भी दावा है कि अब यदि यहां पर सफेद कांच लगा भी दिया जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तकनीकी बदल चुकी है। एक ट्रांसपेरेंट एलईडी आ चुकी है जो देखने में सफेद होगी, मगर उसके बावजूद छेड़छाड़ हो सकती है, आप देख नहीं पाएंगे। यानी इनके अनुसार वीवीपैट पर्चियों का 25% मिलान कर लीजिए, 50% मिलान कर लीजिए या फिर 100% मिलान कर लीजिए, कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि इस मशीन पर और इस पर उठ रहे सवालों से बचना है तो पूरी तरह से इसे हटाने पर जोर देना होगा। अब यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, जब भी आप वोट डालने जाते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा कि एक पार्टी के समर्थक एक साथ वोट देने जाते हैं या फिर एक पूरा परिवार एक साथ वोट देने जाता है। किसी बस्ती में जिस भी पार्टी के वोटर ज्यादा होते हैं या कम भी होते हैं, तो जो जिस पार्टी का समर्थक होता है वो साथ साथ वोट देने की जाने की कोशिश करते हैं, एक साथ लाइन में खड़े होते हैं। यानी यदि वोटर एक साथ जाकर किसी एक पार्टी को वोट दे रहे हैं, एक कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, तो वहां पर कंटिन्यूअस वोटों में पहला वोट ईमानदारी से जाएगा, बाकी वोटों के साथ कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो के अनुसार इस वीडियो में जिस तारीख का प्रयोग किया गया है उससे ऐसा लगता है कि यह डेमो पुराना भी हो सकता है, लेकिन जो संदेह है, जो सवाल हैं, वो लगातार बने हुए हैं। चारों तरफ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है जो ईवीएम और वीवीपैट दोनों पर बेहद गंभीर सवाल उठाता है। और उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल यह उठता है कि ईवीएम पर सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं वहां पर डिस्क्लेमर टाइप का ऐसे कुछ लिख कर आ रहा है। इस तरह से एक लंबा चौड़ा लेख, यानी भारत के चुनाव आयोग के पास इतना समय है, इतनी व्यवस्था है कि यूट्यूब के हर एक वीडियो पर इस तरह का स्टिकर चिपका दिया जाए। लेकिन देश की करोड़ों की आबादी ईवीएम को लेकर आशंकित है, उसका इलाज निकालने का, इस समस्या को, इस संदेह को दूर करने का समय चुनाव आयोग के पास नहीं है। विपक्ष के तमाम नेता महीनों से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास टाइम ही नहीं है। उसके अधिकारी पता नहीं कौन से काम में व्यस्त हैं, मिलने तक का समय नहीं है। और यूट्यूब पर इस तरह से स्टिकर चिपकाने का भरपूर समय है। वहीं तकनीकी को लेकर एक और चर्चा होने लगी है। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री लगातार एआई को लेकर सावधान कर रहे हैं, फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो को लेकर सावधान कर रहे हैं। अब सोच कर देखिए, यदि तकनीकी की मदद से किसी भी व्यक्ति की आवाज, उसका चेहरा, उसका हाव भाव सब कुछ तैयार किया जा सकता है, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन असली है कौन नकली है। यदि तकनीकी यहां तक पहुंच गई है तो फिर ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, या ये कहना, ये दावा करना मूर्खता से कम कहा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं सैम पित्रोदा की। इसके बाद हाल फिलहाल में हुए चुनाव पर कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है, बने रहिएगा। सैम पित्रोदा भारत के सबसे प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञों में से एक हैं। मशीनों और तकनीकी के बारे में हमसे, आपसे, यानी आम आदमी की तुलना में निसंदेह बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। इनका कहना है कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दखल बिल्कुल संभव है। भारत में इस समय उपयोग की जा रही ईवीएम मशीनें स्टैंड अलोन नहीं है, यानी अकेली नहीं है। ईवीएम मशीन के साथ जब वीवीपैट मशीन से जोड़ दिया गया था तभी से ये सारी समस्याएं शुरू हुई हैं। वीवीपैट एक अलग डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, इसे SLU कहते हैं। ये SLU ही है जो बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। SLU कनेक्टर ही वीवीपैट में ये दिखाता है कि किस बटन से भाजपा को वोट मिला, किस बटन से कांग्रेस को, और किस बटन से अन्य पार्टी को। वोटिंग से पहले इसे प्रोग्राम किया जाता है। SLU जोड़ने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह जाती है। इसमें हर तरह के वो काम किए जा सकते हैं जिनकी बात हो रही है, यानी जो छेड़छाड़ की संभावनाएं जताई जा रही हैं वो सब कुछ इसमें बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सैम पित्रोदा के अनुसार इनका कहना है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो अभी थर्मल प्रिंटर से निकलती है और उसे कुछ हफ्ते तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उनकी जगह ऐसा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाए जिसकी पर्ची निकलने के बाद अगले 5 साल तक सुरक्षित रखी जा सके। अगली बात इन्होंने कही है कि ये पर्ची केवल कुछ समय के लिए वोटर को न दिखाई जाए, बल्कि एक कागज पर प्रिंट होकर उससे मिले, जिससे वो अलग से किसी अन्य बक्से में डाले और ये बक्सा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा हुआ न हो, और इसके बाद इन पर्चियों को अलग बक्से में डाला जाए। आगे इनका कहना है कि भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईवीएम से निश्चित तौर पर कुछ समस्या है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हेराफेरी की गई हो, लेकिन मुझे पूरी आशंका है कि ईवीएम में हेराफेरी की जा सकती है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है। ईवीएम को लेकर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जरूरत पड़े तो नौजवानों को इसके खिलाफ सड़क पर उतर
बढ़कर आंदोलन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा है कि मैं जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं। राहुल गांधी भी ईवीएम के मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। इस पर सैम पित्रोदा से राहुल गांधी की बातचीत भी हुई है। यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के बिना राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। यानी कि अमेठी में राहुल गांधी की जो 2019 में हार हुई थी उसमें भी ईवीएम का रोल बताया जा रहा है। यहां पर सैम पित्रोदा ने एक वही महत्वपूर्ण बात कही है जो हम पिछले कई साल से कह रहे हैं। आखिर क्यों बार बार सारे विपक्षी दल चुनाव हारने के बाद ही सवाल उठाते हैं? यदि ईवीएम पर संदेह है तो फिर ईवीएम के भरोसे चुनाव में उतरते ही क्यों हैं? यदि सारी विपक्षी पार्टियां ईवीएम से चुनाव लड़ने से मना कर देंगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? क्यों नहीं सभी राजनीतिक दल इसके खिलाफ सड़क पर उतरते? केवल कैमरे के सामने आकर बयान देने से क्या होगा? या तो आर पार की लड़ाई लड़ो या फिर चुपचाप घर पे जाकर बैठ जाओ चद्दर तान के। अब देखना यह है कि भारत न्याय यात्रा की तारीख तो कांग्रेस ने घोषित कर दी है, लेकिन भारत के वोटर्स को ईवीएम के मसले पर न्याय कब मिलेगा और कौन दिलाएगा? कौन उसके लिए आवाज उठाएगा? उनका संदेह कब दूर किया जाएगा? कब उन्हें लगेगा कि उन्होंने जिसे चुना उसे ही कुर्सी मिली? देखने वाली बात होगी। पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने ट्विटर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, इन्हें सुन लीजिए। इसके बाद हाल फिलहाल के चुनाव पर बात करेंगे। इनका कहना है कि ईवीएम पर संदेह और ओपिनियन पोल का स्पॉन्सर कौन है यह समझना बहुत मुश्किल नहीं। भारतीय मीडिया का मालिक एक ही है। यह मतदाताओं को प्रभावित करने की स्पष्ट कोशिश है। मीडिया इससे विज्ञापन और चुनावी कार्यक्रम के नाम पर नफरती एजेंटों के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा करता है। जो बात मतदाता के मन में है, जो बात कोई नहीं जानता, उसे डेटा की शक्ल में मतदाता की अक्ल में ठूसने की कोशिश की जा रही है। ओपिनियन पोल सत्ता का ढोल बन गए हैं। दर्शक मत बनिए, सवाल कीजिए। सारा मीडिया आपके पैसे समय पर नफरत बांट रहा है, यानी आपके पैसे से और आपके समय पर नफरत बांट रहा है। चुनाव में इतने दिन पहले एक तरफा रुझान निश्चित तौर पर संदेह पैदा करते हैं। यह सीधे तौर पर मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश है। एक तरफ गोदी मीडिया और नफरती प्राइम टाइम जनता के विवेक को भारी चट्टानों में लपेटकर पाताल लोक की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी ओर ओपिनियन पोल से इसे सही ठहराने की तैयारी है। लोकतंत्र केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारा मीडिया विपक्ष को अवैध ठहराने में जुटा हुआ है। यह पूरी तरह तानाशाही से प्रेरित सप्ताह का एजेंडा है। ओपिनियन पोल्स की लोकतांत्रिक वैधता शून्य है। इसका आविष्कार विशुद्ध आर्थिक गतिविधि है, यानी कि ओपिनियन पोल के पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ऐसे समय में जब ईवीएम पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं, विश्व के केवल 20 देश में चुनाव के लिए ईवीएम इस्तेमाल की जाती है। इसमें से 6 देशों में अभी ईवीएम परीक्षण से ही गुजर रही है। दुनिया के तमाम बड़े विकसित और आधुनिकतम तकनीकी रखने वाले देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, ईवीएम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में वोटिंग के परंपरागत तरीके बैलेट पेपर पर ही भरोसा किया जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस ने तो कभी ईवीएम का उपयोग किया ही नहीं। ऐसे देश भी हैं जिन्होंने ईवीएम के इस्तेमाल के बाद इस पर बैन लगा दिया, यानी टेस्ट किया, इस्तेमाल किया, लगा कि गड़बड़ है और हटा दिया। अमेरिका के अलावा जर्मनी और नीदरलैंड्स तथा इटली भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने इस पर बैन लगा दिया। ईवीएम पर बैन लगाने की वजह सिक्योरिटी और एक्यूरेसी के सवाल थे। वैज्ञानिक चेतना का अर्थ मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। विशेषज्ञ मानते हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकनीकी को ताकतवर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो ताकतवर हैं, जो मालदार हैं, जो सत्ता में हैं, वो इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहले ओपिनियन पोल से माहौल बनाइए, फिर ईवीएम से उसी को सही साबित कर दीजिए। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब्यसाची दास का इस्तीफा तो आपको याद ही होगा। सब्यसाची के रिसर्च पेपर में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में करीबी मुकाबले वाली संसदीय सीटों पर असंगत तरीके से वोट हासिल किए, खासकर उन राज्यों में जहां पर उस समय सत्तारूढ़ पार्टी थी। सब्यसाची दास के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। कई बार इसकी चर्चा हुई कि उन्होंने अपने रिसर्च में यह दावा किया था, यह खुलासा किया था, आरोप लगाया था कि जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन राज्यों में जहां पर कम वोटों का अंतर था, वहां ज्यादातर अजीब तरीके से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। कैसे जीत गया, यह सवाल है। पत्रकार दयाशंकर मिश्र आगे लिखते हैं कि जिनमें राम का हाथ पकड़कर उनको सहारा देने का बल है, यानी जो इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि राम को उंगली पकड़कर चलाना सिखा दें, वो बैलेट पेपर से क्यों डरते हैं? ईवीएम पूरी तरह से तकनीकी और टेक्नोक्रेट के शिकंजे में है। टेक्नोक्रेट उस सरकार के शिकंजे में है जिसका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। वो केवल लोकतंत्र पर कब्जे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ओपिनियन पोल से सावधान रहें, भजन करिए, सुंदरकांड भी सुनिए।
प्रजा मत बनिए, नागरिक बनिए। ईवीएम के बारे में अपनी समझ बढ़ाइए, योगेंद्र यादव को सुनिए, सैम पित्रोदा को सुनिए, वैज्ञानिक पहलुओं को समझिए, वोट किसी को भी दीजिए, अपनी अक्ल का टेंडर दूसरों को मत दीजिए। वैसे ईवीएम और वीवीपैट के मसले पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भी सवालों के घेरों में होती जा रही है। लोग अपने अपने हिसाब से मशीन बनाकर डेमो दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग किसी के हाथ में मशीन देने को तैयार नहीं है। सवाल उठता है कि यदि सब कुछ सही है तो फिर एक्सपर्ट के हाथ में मशीन देने से डर कैसा? यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, यदि कोई एक्सपर्ट अपना जुगाड़ लगाकर कहीं से कोई मशीन का इंतजाम कर ले और उसका डेमो दिखाते हुए फर्जीवाड़े का खुलासा कर दे, बता दे कि कैसे इसमें गलत काम किया जा सकता है, तो फिर उसे मशीन चोरी के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और यह काम कांग्रेस की सरकार में हो चुका है। आंध्र प्रदेश के एक इंजीनियर हरिप्रसाद ने सरेआम टीवी चैनल पर बैठकर ईवीएम हैक करके दिखाया था, उसमें छेड़छाड़ करके दिखाया था और स्टूडियो के बाहर निकलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल यह है कि यदि आप मशीन किसी के हाथ में देंगे नहीं, कोई कहीं से लाकर पोल खोल दे तो गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर जनता ऐसी चीजों को देखकर आश्वस्त कैसे होगी और ज्यादा संदेह पैदा होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है विश्वास और भरोसा। आज जिस तरीके से निर्वाचन आयोग को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या ऐसे में किसी भी हरकत पर आम आदमी विश्वास कर सकता है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद प्रधानमंत्री भी लगातार आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हैं, कथित तौर पर देखे जाते हैं। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता, जबकि विपक्षी नेताओं को लगातार निशाने पर रखा जाता है। चुनाव के बीच ही प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके की घोषणाएं कर देते हैं, जमकर पैसा बांटा जाता है। जब ऐसे खुलेआम हो रही चीजों पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता, तो फिर भीतर भीतर क्या हो सकता है, इस बात का भरोसा जनता को कैसे दिलाया जाएगा? और इन सब के बावजूद आपने देखा है कि पिछले कुछ ही महीनों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन मोदी सरकार को यह बात पसंद नहीं आई। सरकार चाहती है कि निर्वाचन आयोग के बड़े बड़े अधिकारियों का चयन प्रधानमंत्री, उनका एक मंत्री और विपक्ष के नेता मिलकर करें। अब सवाल यह है कि यदि सरकार चुनाव प्रणाली में और निर्वाचन आयोग में लोगों का भरोसा बनाए रखना चाहती है, तो फिर वहां पर अपनी मर्जी के लोगों को घुसाने के लिए इतनी आतुर क्यों है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम परीक्षा में नकल नहीं करेंगे और दूसरी तरफ चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षा हाल में जितने भी पर्यवेक्षक ड्यूटी पर रहें, सब मेरे घर वाले रहें, मेरे अपने रहें, मेरे वफादार रहें। तो आपके वफादार परीक्षा हाल में यदि आपको नकल नहीं करवाएंगे, तो फिर आप उन्हें क्यों रखना चाहते हैं? निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीनों को लेकर तरह तरह के दावे करता है। पता नहीं कौन सा कोड है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी को नहीं बताया जाता, किसी को नहीं बताया जाता। ये बात तो सही है, लेकिन जब निर्वाचन आयोग ही निष्पक्ष नहीं दिख रहा है, उसी पर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर वो सत्ता को नहीं बताएगा और सत्ता इसका दुरुपयोग नहीं करेगी, इस बात की गारंटी कौन देगा? यानी कुल मिलाकर बात साफ है कि देश की बड़ी आबादी को ईवीएम पर एक पैसे का भरोसा नहीं रह गया है। हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, हमारी हर एक वीडियो में ज्यादातर कमेंट ईवीएम को लेकर ही आते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने भारत न्याय यात्रा की घोषणा की है। लोग उस पर भी बात न करके लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि कोई भी नेता कुछ भी कर ले, चाहे जितनी तैयारी कर ले, जनता चाहे जिसको वोट दे ले, जीत एक ही पार्टी की होगी जब तक ईवीएम है। देखना यह है कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में ईवीएम को लेकर भी कोई फैसला लेते हैं, उस पर भी कुछ काम होता है या फिर ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। हाल ही में आपने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो भी विधानसभा के चुनाव हुए, राजस्थान को लेकर तो मान लीजिए थोड़ी बहुत लोगों के बीच संदेह था कि वहां पर कोई भी जीत सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके की जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, वो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, सबकी कल्पना से परे था। आज भी लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि यदि बीजेपी बहुमत के आसपास होती तो भी लोग पचा पाते, लेकिन अचानक से इतना बड़ा बहुमत कैसे मिल गया? इसी तरह से छत्तीसगढ़ के मामले में भी संदेह और भी गहराता जा रहा है। आज भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे छत्तीसगढ़ में गोदी मीडिया के सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सब कुछ, और जो पत्रकार जमीन पर पहुंचकर लोगों से बात कर रहे थे, वो भी सब एक साथ फेल कैसे हो गए? जिस छत्तीसगढ़ में सबने कांग्रेस की मजबूत सरकार बनने का दावा किया था, वहां बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में कैसे आ गई? ये लोगों के सवाल हैं जो मैं लोगों के सामने रख रहा हूं। ये सवाल बार बार उठता है कि जो लोग दूर से राज्यों के चुनाव को देख रहे थे, उनका आकलन गलत हो या सही हो वो अलग बात है, लेकिन खुद गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों का आकलन पूरी तरह से फर्जी कैसे निकल गया? जो पत्रकार जमीन पर उतरकर हालात का जायजा ले रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, वो भी फेल कैसे हो गए? सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। और जब जानकारियों का इस कदर अभाव होता है तो संदेह गहराने लगता है। जो बात मैंने कई बार कही है वही एक बार फिर से कह रहा हूं, ईवीएम मशीन में या वीवीपैट में किस तरीके से घोटाला होता है, हुआ है, हो सकता है, आगे होगा कि नहीं होगा, सवाल इन सारे मामलों का नहीं है। हम इस मामले में कोई एक्सपर्ट भी नहीं है। जिस तरीके की बातें लोगों के बीच चल रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारा मानना बस इतना है कि लोकतंत्र भरोसे का नाम है। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। यदि लोगों को अपने शासन पर भरोसा नहीं है, यदि लोगों को इस चुनाव प्रणाली पर भरोसा नहीं है, तो फिर निश्चित ही इसे बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन यदि जबरदस्ती इसी व्यवस्था पर आगे बढ़ा जाता है तो फिर भारत को लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि निर्वाचित तानाशाही वाला देश घोषित कर दिया जाना चाहिए। बाकी अब जनता के बीच तो सरकार, निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट
वोट तक पर भरोसा न के बराबर होने लगा है और ये सारी बातें जनता की जुबान से निकल रही हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं और एक बार फिर से वही बात दोहराना जरूरी है कि जिन भी राजनीतिक दलों को मशीनों पर संदेह है वो सड़क पर उतरे, फिर देखें कि जनता उनका साथ किस कदर देती है और यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर चुनाव में उतरने से ही इनकार कर दें। यदि सारे विपक्षी दल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कोई भी पार्टी अकेले चुनाव में नहीं उतरेगी। और जहां तक बात वोटों की गिनती में लगने वाले समय की है तो चुनाव परिणाम में होने वाली देरी है तो देश की जनता उसके लिए तैयार है। किसी को इतनी जल्दी नहीं है कि वोट का रिजल्ट, चुनाव का रिजल्ट एक ही दिन में चाहिए। चुनाव का रिजल्ट 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, हफ्ते भर में आए, चाहे 10 दिन में आए, चाहे 20 दिन में ही क्यों ना आए, लोग इंतजार कर लेंगे। लोकतंत्र को बचाने में समय और पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, विश्वास महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।